हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? हैं जी? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, कौन? शंकु। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। और आज कौन का आखिरी कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, कटिंग ऑफ कोन। ठीक है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बाकी सारे कंसेप्ट मैंने आपको कल समझाए थे जी। सवाल नंबर है 34। ठीक है भाई, टोटल 51 सवाल है शीट में। बताएं। सारे फॉर्मूले वगैरह मैं आपको बता चुका हूं। The base radius and slant height of a conical vessel is 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक कोन की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, slant height 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सफिशिएंट वाटर इन द वेसल। तो आपसे पूछा है इस शंकु में कितने पानी की आवश्यकता होगी ताकि इसके अंदर रखा हुआ 1 सेंटीमीटर रेडियस का गोला पूरी तरीके से डूब सके, पूरी तरीके से इमर्स हो सके। ये सवाल 2015 के मेंस का है और मैंने अभी तक जितने भी सवाल आपको कराए हैं पूरी मेंसुरेशन में, ये उनमें सबसे बेहतरीन सवाल है। कठिन नहीं, कंसेप्चुअल। थोड़ा ध्यान से इस सवाल को समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। एक कोन है जिसकी रेडियस है 3, स्लांट हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हो गया मेरे दोस्तों ये कोन। ऐसे बना लेता हूं मैं। ये है मेरे दोस्तों कोन। इस कोन के बेस की रेडियस 3 है और स्लांट हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, सवाल आसान नहीं है। मेंसुरेशन पढ़ना आसान नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये कोन के बेस की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसकी स्लांट हाइट 6 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट है। बोला इस शंकु में कितना पानी डाला जाए जिससे कि इसके अंदर रखा हुआ 1 सेंटीमीटर का गोला पूर्णतः डूब सके। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने शंकु ऐसे क्यों बनाया? आपने ऐसे थोड़ा ना बनाया। ऐसे बनाओगे तो पानी कहां डालोगे, और पानी डालोगे तो गोला डुबाओगे कैसे? हैं? थोड़े तो बुद्धि को, कॉमन सेंस को चलाना पड़ता है। हर चीज सवाल में लिखी हुई नहीं रहती कि ऐसे करना, ऐसे चित्र बनाना। खुद से सोचना पड़ता है कि एक कोन है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी स्लांट हाइट है 6 सेंटीमीटर। इसमें 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोला रखा गया है। तो ये हो गया मेरे दोस्तों इसमें गोला। ये रखा गया इसमें गोला मेरे दोस्तों। इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का ये गोला रखा गया है, गोला। बोला कितना पानी की जरूरत होगी कि ये गोला पूर्णतः डूब सके। तो भाई इसमें ये पानी मुझे डालना चाहिए। अगर मैं इसमें इतना पानी डालूंगा तो गोला पूर्णतः डूब जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं ये पानी डालूंगा तो पूरी तरीके से डूब जाएगा कि नहीं गोला? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मुझे ये वॉल्यूम निकालना है पानी का। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। जो कमजोर बालक है वो सवाल को छोड़ दें, ठीक है ना, वो आसान सवाल पढ़ के खुश रहें। ठीक है जी। तो कोन की रेडियस दी है 3, स्लांट हाइट है 6 सेंटीमीटर। आसान सवाल बिल्कुल नहीं है, केवल मेहनती बच्चों के लिए। इसमें गोला डूबा गया है, गोला। इस गोले की जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, गोले की जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। देखो कोन की रेडियस काफी ज्यादा है, गोले की रेडियस कम है, तो गोला अंदर चला जाएगा पूरा। क्योंकि गोले की रेडियस छोटी है, कोन की रेडियस बड़ी है, कोन की स्लांट हाइट भी काफी ज्यादा है। तो मुझे ये पानी निकालना है कि कितना पानी डालना चाहिए कि ये गोला पूरी तरीके से डूब सके। ठीक है ना? और जल्दी समझो भैया, टाइम नहीं है, 17 सवाल करने हैं। ठीक दोस्त, अब बताओ कैसे करेंगे। ये पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी कोन ही बन गया। ये जो मैंने शेडेड किया है जिसमें मैंने पानी भरा, ये भी एक टाइप का कोन ही बन गया ना। है भाई, ये भी तो एक टाइप का कोन ही बन गया। अगर इस कोन में से मैं इस स्फेयर का वॉल्यूम घटा दूं तो आ जाएगा पानी का वॉल्यूम। आप कहोगे हाँ जी सर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इस सवाल को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा, ये वाला कंसेप्ट, कि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज 30 60 90 का राइट एंगल ट्राइंगल आपको जानना पड़ेगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 60 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया पर अब तक आप भूल गए होंगे।
30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। साइड का रेशियो होता है 30 60 90 ट्राइंगल में 1:√3:2। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं, तो दोस्तों आप इसको यहां से मिला दीजिए, आप इसको जो है यहां से इस तरीके से मिला दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। इस गोले की जो रेडियस है 1 है, सब कुछ सवाल में दिया गया है। अब आप जरा मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनेगा, ये एंगल तो 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ सर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। भाई ये टेंजेंट है गोले की रेडियस, ये गोले की रेडियस है टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 के अंदर 90, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है जी, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको। मुझे पता है कि भारत के 95% ग्रेजुएट बालक के दिमाग की वैल्यू नहीं है कि इस सवाल को समझ पाए, इसलिए टीचर पढ़ाते ही नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए। तो यहां पे इसकी जो रेडियस है 1 है। ठीक है जी, अब आप अगर बड़े राइट एंगल को ध्यान से देखोगे, बड़े राइट एंगल को, ये 3 सेंटीमीटर है, 90 के सामने 6 सेंटीमीटर है। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। ध्यान सुनिएगा, 30 60 90 बहुत इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री के सामने दुगना होता है, तो 30 डिग्री के सामने 1 है। 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 90 डिग्री के सामने उसका दुगना होगा। यहां पे मेरे दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, 90 के सामने दुगना 6 सेंटीमीटर है। तो आपको नहीं लगता कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा? ये जो एंगल है 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री के सामने 3 सेंटीमीटर है, तो 90 डिग्री के सामने 6 सेंटीमीटर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ सर ये एंगल 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने 3 सेंटीमीटर है, तो 90 के सामने 6 सेंटीमीटर है। बोलो यस और नो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात तो एकदम क्लियर कह रहे हैं। 30 के सामने 3 डिग्री है, तो 90 के सामने जो भी है 30 डिग्री के सामने का डबल होता है। 1:2 का रेशियो दिख रहा है, 1:2 का मतलब 30 60 90 ट्राइंगल है। 30 डिग्री के सामने 3 सेंटीमीटर है, 90 के सामने 6, 30 डिग्री का एंगल होगा। ये 60 डिग्री का होगा मेरे दोस्तों। अब आप खुद बताओ, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 90 है, तो ये 60 है। ये 60 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 60 का है। आप खुद बताओ, अगर मैं छोटे वाले राइट एंगल को देखूं, ये 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 90 डिग्री के सामने यहां से यहां तक 2 आ जाएगा ना, 2। ये आ जाएगा कि नहीं 2? आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा, आ जाएगा भाई। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 90 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2। स्फीयर की रेडियस कितनी? स्फीयर की जो रेडियस है वो 1 है। ये स्फीयर की जो रेडियस है यहां से यहां तक कितनी स्फीयर की रेडियस है? 1। ये स्फीयर की जो रेडियस है 1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब आप मुझे खुद बताओ, ये भी तो राइट एंगल बन गया। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये भी तो राइट एंगल बन गया। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना है? या कहोगे सर ये 60 डिग्री है। 30 60 90। अब 60 डिग्री के सामने पूरी लेंथ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। 60 डिग्री के सामने 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 और ये 2, 3 सेंटीमीटर। तो 30 के सामने कितना होगा भाई? 30 डिग्री के सामने अगर 1 होता है, तो 60 के सामने √3 होता है। अगर √3 की वैल्यू सवाल में 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी √3 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की जो ये लेंथ है, ये √3 सेंटीमीटर आ गई। बोलो 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। ये √3 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू √3 सेंटीमीटर दी हुई है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। मैंने क्यों निकाला भाई? ये भी तो एक टाइप का कोन बन गया। अगर मैं इस कोन के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूंगा तो आ जाएगा, बस सवाल समाप्त हो जाता है भाई। इसलिए मैंने इस कोन की हाइट भी निकाल ली 3, मैंने इस कोन की रेडियस भी निकाली √3। तो मेरा दिमाग एकदम क्लियर चल रहा था कि मुझे इस कोन की, ये भी तो एक टाइप का कोन ही बन गया ना। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं अभी, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, तो इस तरीके का ये कोन ही तो बन गया। ये इस कोन की हाइट है मेरे दोस्तों 3, ये मैंने इसकी रेडियस निकाल ली √3 है भाई।
60 डिग्री के सामने लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये रेशियो होता है 30 60 90, सड़ी बुद्धि में डाल लो अपनो। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, √3 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा तो 1 की वैल्यू √3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी। अब कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब रेडियस √3 है, √3 का स्क्वायर 3 इंटू हाइट कितने कोन की, कोन की हाइट 3 सेंटीमीटर है 3 माइनस स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं कि अगर किसी गोले की रेडियस r है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। स्फीयर की रेडियस 1 है तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा भाई 4/3 पाई 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ठीक है ना, 3 से 3 कट जाएगा बराबर। अब 3 की 3 पाई में गुणा 9 पाई, 9 पाई में से 4 पाई घटाएंगे 5 पाई, तो 5π/3 पानी का वॉल्यूम आएगा और यही पानी का वॉल्यूम आ गया ऑप्शन नंबर बी 5π/3। ठीक है भाई, जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए। ठीक है ना, कठिन सवालों में से ये एक है, कठिनतम सवालों में से। ठीक है ना, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं है इस सवाल को समझाने का, 15 मिनट दे दिया मैंने सवाल को। ठीक है ना, हालांकि 15 मिनट में और दूंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं, शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, दिमाग चाहिए। ठीक है ना, ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जो गोला है ना कोमल, कोमल के वॉल्यूम का आयतन। 30 डिग्री कैसे आया, 30 डिग्री ये देखो, ये लिखा है ना कंसेप्ट, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ये, अगर किसी त्रिभुज की, अगर किसी समकोण त्रिभुज की साइड 30 60 90 है, किसी समकोण त्रिभुज के एंगल 30 60 90 है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात 1:√3:2 होता है। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 के सामने 2 होता है। यहां बड़े राइट एंगल को देखोगे तो 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 3 और 6, 3 का डबल है 6, देख रहे हो ना, 1 का डबल है 2, 3 का डबल है 6। ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल 30 डिग्री को, कि 30 डिग्री के सामने अगर 3 सेंटीमीटर है तो 90 के सामने डबल होता है 6 सेंटीमीटर, ऐसे पता चला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 36, करेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, 35वां सवाल रह गया क्या बीच में? 35वां सवाल बीच में रह गया भाई, 33 34 35, हाँ जी ये क्वेश्चन रह गया, करो। A solid right circular cylinder whose radius of base is 15 centimeter and height 12 centimeter is melted and molded into the solid right circular cone whose base radius is 24 centimeter. What will be the height of cone? बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है भाई। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसके बेस की रेडियस 15 है, हाइट 12 है, इसको पिघलाकर एक कोन बनाया जाता है। कोन के बेस की रेडियस 24 है, तो पूछा इस कोन की हाइट कितनी होगी। कोन की हाइट, एक सिलेंडर को पिघला के हमने बेसिकली कोन बना दिया, पूछा गया कोन की हाइट क्या होगी, तो केवल वॉल्यूम यानी कि आयतन को बराबर कर देना है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के बेस की रेडियस 15 है, सिलेंडर की हाइट 12 है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, केवल फॉर्मूला लगाओ। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, रेडियस 15 है, हाइट 12 है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। इसको पिघला के मेरे दोस्तों π15 का स्क्वायर इंटू 12 कौन बनाया गया। कोन के बेस की रेडियस 24 से हाइट पूछी है, तो 1/3 πr², यानी कि मेरे दोस्तों कोन की बेस की रेडियस 24 है, 24 का स्क्वायर इंटू मेरे दोस्तों यहां पे आ गया हाइट h। अब मुझे कैलकुलेट करके केवल यहां से हाइट निकालनी है, मैंने केवल वैल्यू रख दी छोटे बालक की तरह, ये पाई से पाई कैंसल आउट हो गया बच्चे, ओके। अब यहां पे ये 15 का
15 का स्क्वायर 225 गुणा 3 की 12 में गुणा 36 बटे 24 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 3 की 12 में गुणा कर दी, 24 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 24 गुणा 24, ठीक है, बराबर हाइट। केवल यहां से कैलकुलेशन करना है, 12 तिया 36 और ये 12 दूनी 24 अभी 3 से 24 ये 8 बार चला जाएगा, 8 बार। तो अब तो कुछ जाएगा नहीं, तो 225 बटे 16, 225 बटे नीचे आ जाएगा 16, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई। अब 16 से अगर मैं 225 को भाग दूंगा तो 16 कम 16 कितना बचेगा मेरे दोस्तों, यहां से 6, 16 चौका 64, तो 14 से ही 1/16 सेंटीमीटर आएगा, 14 से ही 1/16। अब 1/16 क्या होता है बेटा, 1/16 होता है 0.0625, पहला ऑप्शन है 14.0625, ठीक है ना। तो देखो ये आसान है। अब इस सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, क्या फर्क है इसमें कि इसमें कितना भी फॉर्मूला याद हो तुम्हें नहीं हो सकता, वो इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसमें चाहिए कॉमन सेंस, बहुत डीप लेवल का, आपको यह पता होना चाहिए, आपको सिमिलरिटी लगानी आनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि ऐसे पानी में डुबोएंगे तो कौन बनेगा, आपको चित्र बनाना आना चाहिए, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, 10 चीजों की जरूरत है। इसमें आपको किसी खोपड़ी की जरूरत नहीं है, केवल गधे की तरह फॉर्मूला याद हो उत्तर आ जाएगा। तो हर सवाल का लेवल अलग होता है, ठीक है ना, हर सवाल का बिल्कुल लेवल अलग होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, ठीक है जी। 1/16 बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, याद रखो, 1/16 बहुत प्यारा नंबर है, 1/16 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, 1/16 को परसेंटेज में 6.25% कहते हैं, और एक को 16 से भाग देंगे तो 0.0625 आता है, ये याद करेगा, ये कैलकुलेशन में मदद करती है छोटी छोटी बातें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 36वां, बताएंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें भी फॉर्मूला ही लगेगा केवल, ठीक है ना, मैं आपको पता है कि हर टाइप का सवाल करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही देखिएगा, द हाइट ऑफ सॉलिड मेटोलिक राइट सिलेंडर एक्सीड द रेडियस ऑफ इट्स बेस बाई 23 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर की हाइट इसकी रेडियस से 23 सेंटीमीटर ज्यादा है, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 1628 सेंटीमीटर है सिलेंडर का, इसे पिघलाया जाता है और 10.5 सेंटीमीटर रेडियस का और x सेंटीमीटर हाइट का एक कोन बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां भी केवल आपको फॉर्मूला लगाना है। एक सिलेंडर को पिघला के आपने शंकु बना दिया, तो आपको वॉल्यूम आयतन को बराबर करना है, लेकिन सवाल तभी सॉल्व हो पाएगा जब सिलेंडर की हाइट और रेडियस पता हो, वो पता ही नहीं है, तो हाइट और रेडियस सिलेंडर की पता करनी पड़ेंगी। उसी के लिए पहली लाइन आपको दी है कि एक सिलेंडर की जो हाइट है इसके बेस की रेडियस से 23 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो एक सिलेंडर की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो क्या है, सिलेंडर की जो हाइट है वो है 23 प्लस आर, सिलेंडर की जो भी बेस की रेडियस है उससे 23 सेंटीमीटर ज्यादा है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 1628 टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, सिलेंडर की रेडियस निकाल सकते हैं। सुनो भाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, स्मॉल आर मुझे पता नहीं रेडियस कितनी है, मैं हाइट की जगह क्या रख सकता हूं, हाइट की जगह मैं 23 प्लस आर रख सकता हूं ना। भाई हाइट की वैल्यू कितनी है 23 प्लस आर, अगर मैं इस हाइट की जगह 23 प्लस आर रख दूंगा 23 प्लस आर, तो स्मॉल आर प्लस ये स्मॉल आर पहले से 2r हो जाएगा,
एक स्टेप मैंने कट कर दिया कैलकुलेशन का, लिखा नहीं। हाइट की वैल्यू है 23 प्लस आर, ये वैल्यू जब आप यहां रखोगे तो 23 प्लस आर में ये आर ऐड होकर 2r हो जाएगा, ना आर प्लस आर 2r बराबर हो गया जी 1628। ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, तो देखो क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 से 1628 को काटेंगे तो 44 तिया 132, बचेगा 30, 308 और 44 सत्ते 328। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 44 सत्ते 308। तो ये आएगा मेरे दोस्तों r इंटू 23 प्लस 2r बराबर, r इंटू 23 प्लस 2r बराबर 7, उधर चला जाएगा 7 इंटू 37, ये आ गया। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, 7 उधर चला जाएगा 7 इंटू 37। तो बेसिकली आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, आपके सामने एक द्विघात समीकरण बन गई। अगर आप गौर से देखो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, आर की अंदर गुणा करेंगे तो 2r² हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको आर का मान निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे? इस जर्नी की हर जगह सॉल्व किया जाता है पागलों की तरह, इंसान का कॉमन सेंस भी काम करता है। एक चीज होती है गणित में ऑब्जर्वेशन स्किल, जल्दी देखने की क्षमता, वो धीरे धीरे डेवलप होती है, केवल प्रैक्टिस करने से होगी, सिखाने से नहीं होगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा गणित सोचोगे, जितना सवाल देखोगे, अपने आप आएगी। हर जगह गधों की तरह सॉल्व किया नहीं जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो r इंटू 23 प्लस 2r बराबर 7 गुणा 37 है। मैं देख के ही बता सकता हूं कि रेडियस जो है 7 है, सिलेंडर की जो रेडियस है 7 है। इतनी बुद्धि तेज हो गई है कैसे भाई? अगर मैं स्मॉल r की जगह 7 रखता हूं, देखो यहां भी दो संख्याओं की गुणा, यहां भी दो संख्याओं की गुणा है, r की जगह 7 रखता हूं, 7 इंटू तो कितना आएगा भाई, ये 7 दूनी 14 है, ये 23 प्लस 14 37 ही तो हो गया, ये 23 प्लस 14 है, 4 3 7 2 1 3 37 ही तो हो गया। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू बराबर नहीं हो गई? वैसे भी रेडियस जो होता है एग्जामिनर 7 के मल्टीपल में सेट करता है, तो रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, मैं अंदर r से गुणा करूं, फिर फैक्टर करूं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाऊं, कितनी मेहनत मैं अपनी बर्बाद कर रहा हूं, कितना समय बेकार कर रहा हूं। तो अगर आपकी चीजों को देख पाओगे कि यार रेडियस 7 से मिलती जुलती होनी चाहिए, और 7 और 23 प्लस 14 37, 7 गुणा 37 संतुष्ट कर गया, तो यानी कि रेडियस 7 है। तो बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से हमने कर ले, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बिना सॉल्व करे पता कर लेना किसी चीज को, ठीक है ना। तो यहां से जो रेडियस आ गई वो 7 आ गई प्यारे बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो, तो सिलेंडर की रेडियस 7 आ गई, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी फिर? 23 में 7 ऐड करेंगे 30, सिलेंडर की हाइट होगी 30 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर को पिघलाकर एक कोन बनाया गया, कोन की रेडियस 10.5 है और हाइट x है, कोन की रेडियस 10.5 है। तो आप मुझे बताओ ये 10.5 क्या होता है? 10.5 होता है 7 का 1.5 गुना, 7 का 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 3/2, ये होता है 7 का 1.5 गुना। 7 गुना 1.5 10.5 होता है, 15 सत्ते 105, 1.5 को आप लिखते हो 3/2, 10.5 का मतलब 21/2 होता है। अब देखिए सिलेंडर को पिघला के कौन बनाया, वॉल्यूम को बराबर कर दो भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई, रेडियस है 7, पाई 7 स्क्वायर, हाइट कितनी है 30, इसको पिघला के कौन बनाएगा, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये कोन की रेडियस है, ये है कोन की रेडियस, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा भाई, 7 का स्क्वायर अलग कर लो, 3/2 का स्क्वायर अलग कर लो। भाई मुझे इसका स्क्वायर करना है तो मैं 7 का स्क्वायर अलग कर लेता हूं और 3/2 का स्क्वायर अलग कर लेता हूं, 9/4 इंटू कोन की हाइट जो है वो x है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पाई से पाई तो कट ही रहा है, 7 स्क्वायर से लगे हाथ एक 7 स्क्वायर भी काट दो,
काट देंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 की जब 30 में गुणा होगी 90 है, तो 90 बराबर आ जाएगा 9/4x। अब 9 से 90 भी काट दो 10 बार, तो x बराबर आ जाएगा 4 दूसाम 40। तो कोन की हाइट कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा, बी ऑप्शन। तो देखो ये फर्क है एक प्री और मेंस लेवल के सवालों में। कहां मर गया? जैसे ये प्री का क्वेश्चन है, एक स्टेप में आंसर आ रहा है, ये इस सवाल में भी यही चीज पूछी गई है, लेकिन यहां पे आपका इतना काम बढ़ा दिया। प्री में केवल इतना पूछा गया, मेंस में आपको इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी। इतना ही फर्क है, मुश्किल कोई भी नहीं है दोनों में, बट टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स? अरे आपको कुछ सोचने की स्किल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है आपकी? चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। प्रॉब्लम क्या है कि ये बैच है प्री प्लस मेंस, तो प्री और मेंस जो भी टाइप पढ़ रहे हैं एक साथ पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, वो मेंस लेवल का झेल ही नहीं पाते। प्री प्री का मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि बैच जो है आपको एक साथ तैयारी करनी है। और मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि वैसे बच्चा कभी सीख ही नहीं सकता कि चलो पहले हम प्री का पढ़ लेते, मेंस का मेंस के टाइम पे पढ़ेंगे, हो ही नहीं सकता। अब जिस ऑर्डर में आप चीजें पढ़ रहे हो, जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं, आप इजी पढ़ ले प्री का, मेंस का फिर कैसे पढ़ोगे? आप बताओ। आपके तो टाइप छूट गए ना बीच में, बीच का कंटेंट कवर ही नहीं किया जा सकता। चलेगा। नेक्स्ट 37 और 38 क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, इनको सबसे बाद में बताऊंगा, सबसे बाद में बताऊंगा 37 में और 38 में दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना, सबसे बाद में बताऊंगा। चलेगा, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 39, करेंगे बेटा। 37 और 38 को सबसे बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 39 बनाएंगे। बोला है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15-20 सेंटीमीटर है कर्ण के अलावा, उसको कर्ण के चारों ओर रिवॉल्व किया जाता है, घुमाया जाता है। घुमाने से 2 कोण बनते हैं, दोनों शंकुओं के आयतन और कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करिए। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से आप हमारी बात सुनिएगा। एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं हैं 15 और 20 सेंटीमीटर कर्ण के अलावा। एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। तो कर्ण के अलावा जो 2 भुजाएं बेटा वो 15 और 20 सेंटीमीटर हैं। अब बोला है इस समकोण त्रिभुज को कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है। आप इमेजिन करो, चलो मैं अपना एक और पेज का नुकसान कर ही लेता हूं दोस्त। इमेजिन करो मेरे दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? सभी को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। अब इसको ऐसे करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? इसको हाइपोटेनस के अलोंग ऐसे रोटेट करो, घुमाना है, घुमाना है। तो हवा में जो है आपको 2 कोण बनते दिखाई दे रहे हैं। आंख बंद करो। तुमने साउथ की फिल्म देखी है? साउथ की फिल्म में एक कौन सी है वो हीरो, अरे वो हीरो है यार जो डॉन नंबर 1 फिल्म में था, डॉन नंबर 1 फिल्म में वो था, वो ऐसे ऐसे टांग घुमाता है ना तो हवा में भूचाल ला देता है, हवा में कोन बना देता है। ऐसी समझो कि ये कोन है मेरे दोस्तों, ये कोन है साउथ का हीरो, ये 90 डिग्री है। जब आप इसको 90 हाइपोटेनस के अलांग ऐसे घुमाओगे तो दोस्तों हवा में इमेजिन करो, हवा अगर हवा होती है ना,
रियल में नहीं होगा कुछ भी। हवा में ऐसे आपको दो कोन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इमेजिन करो, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? दो कोन हवा में इमेजिन करो। तो आपसे यहां नागार्जुन है, नागार्जुन, नागार्जुन है, वो ऐसे ऐसे टांग घुमाता है तो हवा जो है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, हवा में ऐसे कोन बन जाता है, तूफान भूचाल आ जाता है। तो इस तरीके से जो दो कोन बनेंगे, उन दोनों कोन के वॉल्यूम, कहां मर गया भाई हमारा, और कर्व सरफेस एरिया का सम आपको बताना है। तो भैया ध्यान सुनिएगा, आप इसको रोटेट कर रहे हो ऐसे हाइपोटेनस के अलोंग, ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है ना। तो इमेजिन करो मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे ऐसे डबल कोन आपका बन जाएगा। इमेजिन करो, बन जाएगा हवा में, यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। जो ना इमेजिन कर पा रहा हो वो साउथ की फिल्मों देखो, इंस्पिरेशन मिलेगी उसको, ठीक है दोस्त। बोलो, ऐसे घुमाओगे तो हवा में बनेगा, काल्पनिक, रियल में नहीं होगा वास्तविकता में कि घुमा के कौन निकल गया, ठीक है। नागार्जुन है, नागार्जुन, ठीक है। ये देखिए ना मेरे दोस्त, मास फिल्म है, हाँ ये है आपके मेरे प्यारे भाई यहां पे कोन, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, इसके सामने हाइपोटेनस। आप इसको ऐसे घुमाओ तभी तो देखिए दो कोण बन जाएगा, एक की स्लांटाइट ऊपर रहेगी, एक की स्लांटाइट नीचे वाली रहेगी। इस तरीके से हवा में बन रहा है मेरे दोस्तों, आपने रोटेट किया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। इन दोनों कोण का बेस सेम होगा, इन दोनों कोण का जो बेस है मेरे प्यारे भाई वो सेम एक ही सर्कल होगा। और इसकी रेडियस क्या होगी मेरे दोस्त? इसकी रेडियस क्या होगी? जवाब दीजिएगा, इसकी रेडियस क्या होगी मेरे प्यारे भाई? व्हाट इज दिस रेडियस? तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर, ये होगी जी कोन की रेडियस, ये कोन की रेडियस होगी, ये जो लेंथ है यही कोन की रेडियस बनेगी। देखो ना जब आप रोटेट करोगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, 15 20 25 ट्रिपलेट होता है। तो दोनों कोन की टोटल हाइट मिलाकर 25 होगी, दोनों कोन की टोटल हाइट मिलाकर 25 होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों कोन की टोटल हाइट कितनी है मिलाकर, तो दोनों कोन की टोटल हाइट मिलाकर 25 है, 25। दोनों कोन की रेडियस सेम है, दोनों की हाइट अलग अलग है बट रेडियस सेम है। अच्छा, एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, कंसेप्ट जो अलग से मैं कंसेप्ट बताता हूं वो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी, लेकिन उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या करो, कुछ चेंचे चेंचे पे मत किया करो। कंसेप्ट बता दिया मैंने, आपने कॉपी में लिख लिया और तोते की तरह रट लिया कि अगर आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। ये वर्टेक्स ए के सामने स्मॉल ए है, ये वर्टेक्स बी के सामने स्मॉल बी है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सी है। अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर लंब डाला जाए, ठीक है भाई। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वर्टेक्स से कर्ण पर लंब डाला जाए, पी, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे लंब डाला गया परपेंडिकुलर, तो इसकी जो लंबाई होती है पी बराबर इन दोनों की गुणा ए बी बटे सी। पी बराबर होता है ए बी बटे सी, पी बराबर ए बी बटे सी। ये कंसेप्ट है, सब लोग कंसेप्ट कॉपी में उतार लो। उतार लिया, समझ लिया? ध्यान से सुनेगा, अब यहां पर इस्तेमाल होगा ये। मैं हमेशा कंसेप्ट बताता चलता हूं, जो मैंने नहीं बताया है वो भी। देखिए बच्चों, तो ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है, 90 डिग्री वर्टेक्स से यहां पे लंब डाला गया, यही तो बनेगी, यही तो रेडियस बनेगी मेरे दोस्तों, यही तो दोनों कोण की रेडियस बनेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? रेडियस आ जाएगी 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 15 गुणा 20 बटे तीसरी साइड 25 यानी कि 12। तो 12 जो है रेडियस आ जाएगी, यस और नो? ठीक है बेटा, बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे सर एक धेले की परेशानी नहीं है, तो रेडियस आ जाएगी 12 दोनों कोण की, दोनों कोणों का बेस सेम ही है, तो ये रेडियस 12 आ गई, 12।
अच्छा, स्लांट हाइट कितनी है? इसकी स्लांट हाइट है 15 और इसकी स्लांट हाइट है मेरे दोस्तों 20। इसकी स्लांट हाइट 20 बनेगी, इसकी स्लांट हाइट 15। आपसे पूछा है दोनों कोण के वॉल्यूम, इस प्रकार बने दोनों शंकुओं का आयतन। तो दोनों शंकुओं का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर। दोनों की तो रेडियस सेम है ना भाई, इसकी हाइट दोनों की अलग अलग है बट रेडियस दोनों की सेम है। इसकी भी 12, इसकी भी 12। तो 1/3 पाई 12 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, दोनों कोण की हाइट का सम आएगा ना, h1 प्लस h2। दोनों कोण की हाइटों का योग आ जाएगा ब्रैकेट में। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, दोनों कोण की हाइटों का सम। भाई 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर तो दोनों में कॉमन रहेगा। अगर मैं ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों कोण के वॉल्यूम को जोड़ूंगा, आपस में ऐड करूंगा अगर, तो 1/3 पाई 12 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ये कॉमन है दोनों में। अब इस कोण की हाइट ये प्लस नीचे वाले कोण की हाइट ये, इन दोनों का सम तो यही है ना, हाइपोटेनस 25। 3 4 5 का 5 गुना, ये 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 बच्चे 25, यानी कि आ जाएगा दोस्तों 25। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 3 से 144 हम काटेंगे 36 बार, तो 36 गुणा 25 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? कुछ गड़बड़ है क्या? वन बाई थ्री, सॉरी 48 बार काटेंगे, सॉरी 144/3 48 बार काटेंगे, 48। तो 48 गुणा 25 कितना आ जाएगा, 1200। तो वॉल्यूम आएगा 1200 पाई। 144 48 तो 144 है, 1200 पाई दोनों कोण का वॉल्यूम आएगा। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, 1200 पाई दोनों कोण का वॉल्यूम। आपसे पूछा है इसलिए यहां पे डबल कोण शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि एक कोण नहीं बनने, दो कोण एक साथ जॉइंट बन रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल कोण। तो हमने दोनों कोण का वॉल्यूम ऐड कर दिया है। अब हमें निकालना है दोनों कोण का, इस डबल कोण का कर्व सरफेस एरिया। अब आप बताओ, दोनों कोण का सरफेस एरिया निकालना है। वही सरफेस एरिया निकालूंगा जो मैं टच कर पाऊंगा। वैसे तो हवा में सब कुछ टच कुछ भी नहीं कर पाऊंगा भाई, अंदर हाथ डाल के तो सर्कल टच नहीं कर पाओगे ना, आप यही चीज टच कर पाओगे। आप बाहर से अगर डबल कोण बना भी दो एक लोहे से, तो ये वाला सरफेस आप टच कर पाओगे, अंदर से तो कुछ टच कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब मुझे इन दोनों कोण के ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ना है। कोण के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों, 12। दोनों की रेडियस सेम है, ऊपर वाले की भी 12, नीचे वाले की भी 12। मैं ऐड कर रहा हूं, देखो यहां तक तो कॉमन है। ऊपर वाले कोण की स्लांट हाइट है 15 और नीचे वाले कोण की स्लांट हाइट है 20, तो दोनों को ऐड कर देंगे भाई। भाई पाई आर एल दोनों को ऐड करेंगे तो पाई और रेडियस 12 तो कॉमन है, ऊपर वाले की स्लांट हाइट 15, नीचे वाले की 20, ये हमने जोड़ दिया। तो पाई का मतलब यहां पे बिना पाई के दिया हुआ 22/7, रेडियस 12 है, 15 + 20 35 है। अब 7 से 35 5 बार चला जाएगा, तो 12 पंजे 60, 22 गुणा 60 1320। तो वॉल्यूम आ जाएगा 1320, आंसर आ गया ये वाला। तो दोनों चीजें पूछ ली हमने आपसे, ठीक है ना। यही तो बनेगा बेटा, ये 15 20 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मैंने आपको सिखाया 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ये 3 4 5 का 5 गुना किया गया यहां पर 5 टाइम्स। देखो ये 5 दिया 15, 5 चौक 20, ये 25। तो दोनों कोण की टोटल हाइट यहां से यहां तक मिलाकर ये हाइट ही तो दोनों कोण की 25 होगी। सर आज पहली बार कोण को घुमाना समझ आया है, मैथ्स में बीएससी करने के बाद भी कभी समझ नहीं आया ये वाला कंसेप्ट। अच्छा गुरुजी आपकी सीट का आतंक आज एमटीएस के पेपर में दिखा। आपकी सीट मरीजों के लिए दवाई है। जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर पेपर बनता ही नहीं है, लिख के ले लो आप हमसे।
हाँ, एक लट्टू की तरह बन गया, बिल्कुल अमन, एक लट्टू की तरह है ये। 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? दो कोण के कर्व सर, हाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बेटा? दोनों कोण का अलग अलग कर्व सरफेस एरिया है, इसका अलग निकाला है, इसका अलग निकाला है, दोनों को ऐड करा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, कटिंग ऑफ कोण। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, कटिंग ऑफ कोण। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिमाग लगाओगे बवाल, मजा आ जाएगा आपको। कटिंग ऑफ कोण बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कटिंग ऑफ कोण, देखो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कोण एक शंकु बनाता हूं। मैं आपके सामने कोण एक शंकु बनाता हूं, कोण एक शंकु इस प्रकार से। हमने आपके सामने इस प्रकार से कोण और या फिर शंकु बनाया, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये समझो कि ये कोण है शंकु, इस कोण को हम बेस के पैरेलल यहां से कट कर देते हैं। कटिंग ऑफ कोण कंसेप्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्री में बिल्कुल नहीं आता है, केवल मेंस के पेपर में आता है। तो मेंस वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे छोटे एग्जाम की सीपीओ की सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल मेंस के पेपर में आता है, सीडीएस में अच्छे लेवल का कंटेंट है। तो आपके सामने मेरे दोस्तों एक कोण है, कोण का बेस ये सर्कल है, ठीक है बच्चे। अब यहां पे बेस के पैरेलल एक कट लगाया जाता है मेरे दोस्तों। तो अगर आप यहां पे ऐसे कट लगाओगे तो इस कोण के 2 हिस्से हो जाएंगे। ऐसे समझो कि आइसक्रीम है, अगर आइसक्रीम को ऐसे बीच में से काटेंगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 हिस्सों को आपको बना के भी दिखाऊंगा मेरे दोस्तों। 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा तो हो जाएगा, ये बड़ा कोण था, आपने ऐसे बीच में से कट किया बेस के पैरेलल, एक तो ये छोटा कोण बन जाएगा ऊपर, एक तो बन जाएगा छोटा कोण, और एक नीचे बन जाएगा इस तरीके से फ्रस्टम या बाल्टी। नीचे बन जाएगा मेरे दोस्तों फ्रस्टम, या फिर हम इसको कहते हैं बाल्टी। बाल्टी के शेप का नीचे बन जाएगा ये। दिखाई दिए बच्चों? तो अगर आपके पास कोई भी कोण है, आइसक्रीम समझ लीजिए, अगर आप उसको ऐसे बीच में से काट देंगे तो 2 हिस्से हो जाते हैं। बिल्कुल बीचों बीच में से नहीं काटा, ये ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे लगा सकते हो, ठीक है भाई। हमने ऐसे कट किया है तो 2 हिस्से हो जाएंगे, एक तो छोटा कोण बन जाएगा, और इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई फ्रस्टम, इसी को बोलते हैं फ्रस्टम। और ये आपके सिलेबस में है, ये आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला सभी को। हिंदी में लोग इसको बिल्कुल टेक्निकल भाषा में छिन्नक बोलते हैं, छिन्नक। देसी भाषा में बाल्टी कहते हैं, बाल्टी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। क्लियर है स्टूडेंट? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। तो ये आपको पढ़ना है, कोण की कटिंग। हमने कोण को एक बेस के पैरेलल कट कर लगाया। तो अगर आप किसी भी कोण को आधार के समांतर काटेंगे तो एक छोटा कोण मिलेगा और नीचे वाला हिस्सा फ्रस्टम मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैंने मेरे दोस्तों यहां से परपेंडिकुलर डाला। हमने मान लिया कि बड़े कोण की जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो R2 है। बड़े कोण की जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो कैपिटल R है, कैपिटल R। और ये जो छोटा कोण बना है, छोटे कोण की जो रेडियस है वो स्मॉल r है। छोटे कोण की जो रेडियस है ये मैंने मान ली मेरे दोस्तों ये स्मॉल r है, स्मॉल r। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, स्मॉल r। हमने ये मान लिया कि बड़े कोण की जो हाइट है मेरे दोस्तों, जो बड़े कोण की हाइट है वो कैपिटल H है, कैपिटल H, कैपिटल H। और जो छोटे कोण की जो हाइट है यहां से यहां तक वो स्मॉल h है, स्मॉल h। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रही है। ये मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं कि आपने कोण को बेस के पैरेलल, आधार के समांतर काटा है, आधार के समांतर, ठीक है ना।
लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि ए कोन इज कट पैरेलल टू द बेस, ए कोन इज कट पैरेलल टू द बेस। हमने मान लिया कि माना छोटे कोन की स्लांट हाइट स्मॉल एल है, ये छोटे कोन की स्लांट हाइट बच्चों स्मॉल एल है, और ये बड़े कोन की जो स्लांट हाइट है, बड़े कोन की जो टीने को चाहिए बड़े शंकु की, वो कैपिटल एल है। ये कट करने से एक तो छोटा कोन बनता है, एक हमारे पास बड़ा कोन है। आप अगर यहां पे गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। गौर से देखेंगे तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है भाई, ये वाला एंगल भी बच्चों 90 डिग्री का है। दो दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये कॉमन है, छोटे समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है, ये बड़े समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है थीटा। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ही 90-90 डिग्री के हैं। जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी एकदम सेम होना चाहिए। यानी कि आपको यहां पर दो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, उनके तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि समरूप हैं। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं बच्चों, और समरूप हैं। सिमिलर ट्राइंगल या समरूप त्रिभुज का मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं, ये चाहे बेशक देखने में छोटे बड़े हैं, बट इनकी शेप जो है सेम है। इनकी संगत भुजाओं का, इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होगा। यानी कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड संगत लंबाइयों का अनुपात बराबर होगा। भाई यहां थीटा के सामने मैंने अपनी मर्जी से माना कि माना ये कौन थीटा है, ये दोनों त्रिभुज में छोटे में भी बड़े में भी थीटा के सामने यहां स्मॉल आर, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने कैपिटल आर। यानी कि जो रेशियो स्मॉल आर से कैपिटल आर का होगा बराबर, देखो बच्चों यहां इस पिंक एंगल के सामने स्मॉल एच, बड़े ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने कैपिटल एच, वही रेशियो हाइट का भी होगा बराबर। बराबर बच्चे यहां 90 डिग्री के सामने स्मॉल एल, बड़े ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने कैपिटल एल। यानी कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो हाइट का होगा, वही रेशियो स्लांट हाइट का होगा। जो रेशियो इनकी रेडियस का होगा वही रेशियो इन दोनों कोण की हाइट का भी होगा, वही रेशियो इन दोनों कोण की स्लांट हाइट का भी होगा। अरे समझ में आया दोस्त? जो रेशियो इन दोनों कोण की रेडियस का होगा वो उनकी हाइट का होगा मेरे दोस्तों, वो उनकी स्लांट हाइट का भी होगा। सिमिलरिटी अनंत। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हैं, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों जब भी हम किसी कोण को, जब ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट समझा रहा हूं, जब भी हम किसी कोण को बेस के पैरेलल कट करते तो दो कोण बन जाते, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। अगर मैं छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालूं, छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालूं, तो आप मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा। अगर मैं छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा। छोटे कोण के कर्व सरफेस एरिया और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि कोण का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यही होता है।
अब जो रेडियस, देखो लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में, कर्व सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब भी आप किसी कोण को आधार के समांतर कट करेंगे तो एक छोटा कोण बन गया और ये पूरा बड़ा कोण है। छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। चाहे तो आप करस्पॉन्डिंग रेडियस का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे आप करस्पॉन्डिंग हाइट का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे आप करस्पॉन्डिंग स्लांट हाइट, छोटे कोण और बड़े कोण की स्लांट हाइट के रेशियो का स्क्वायर कर लीजिएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। ठीक है भाई। सर नहीं समझ में, अरे भाई क्या समझ में नहीं आया? इससे बेसिक नहीं समझा सकते? ये सबसे बेसिक। सर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, हाँ ये डाउट होगा स्क्वायर नहीं आना चाहिए। आप जानते कि लेंथ किस में नापते? सेंटीमीटर में। कर्व सरफेस एरिया किस में नापते? सेंटीमीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम आयतन किस में नापते? सेंटीमीटर क्यूब में। अब अगर मैं छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालूं, भाई छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया आएगा पाई स्मॉल आर स्मॉल एल, बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया आएगा पाई, भाई बड़े कोण की रेडियस कैपिटल आर है, स्लांट हाइट कैपिटल एल। अब पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कट गया। अभी अभी मैंने समझाया कि जो रेशियो रेडियस का है वही रेशियो स्लांट हाइट का है। अब यहां पे ये रेशियो आया, जो रेशियो स्मॉल आर से कैपिटल आर का है वही रेशियो स्मॉल एल से कैपिटल एल का है। तो स्मॉल आर से कैपिटल आर इंटू ये स्मॉल एल बटे कैपिटल एल की जगह भी यही लिखा जा सकता है ना, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। अरे दोनों रेशियो बराबर ही तो हैं, इन दोनों रेशियो की गुणा करूंगा तो स्क्वायर नहीं हो गया, ये स्क्वायर नहीं हो गया, पावर 2 नहीं हो गया। तो यानी कि अगर आप किसी भी कोण को बेस के पैरेलल कट करोगे, आधार के समांतर अगर कट करोगे तो छोटा बड़ा कोण मिलेगा। इन छोटे बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड, चाहे रेडियस हो, चाहे हाइट हो, चाहे स्लांट हाइट हो, उनके रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई लंबाई नापते सेंटीमीटर में, लंबाई का रेशियो बराबर है। कर्व सरफेस एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में पावर 2 में, तो कर्व सरफेस एरिया में करस्पॉन्डिंग लेंथ की पावर 2 आएगी। ठीक ऐसे ही वॉल्यूम किस में नापते हैं? वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम में क्या होगा? करस्पॉन्डिंग लेंथ की पावर 3 आएगी। पाई से पाई कट गया जब मैं रेशियो ले रहा हूं मेरे दोस्त, समझ में आया? यानी कि जब आप यहां पे कट करेंगे तो छोटा कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, छोटे कोण और बड़े कोण के आयतन का जो अनुपात होगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? स्मॉल आर से कैपिटल आर का होल क्यूब आएगा। समझ में आया? वॉल्यूम डिपेंड करता है करस्पॉन्डिंग साइड की पावर 3 पे। या फिर हाइट का ले लो, जो हाइट का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो है, वही स्लांट हाइट का रेशियो स्मॉल एल से कैपिटल एल का। तो छोटे कोण से बड़े कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब होगा। धीरज, को कि छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, और समरूप त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होती है। करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है? करस्पॉन्डिंग लेंथ का मतलब है बराबर एंगल के सामने की भुजा। छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने स्मॉल आर, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने कैपिटल आर, ये संगत कहलाती है। छोटे कोण की रेडियस, बड़े कोण की रेडियस, करस्पॉन्डिंग लेंथ। छोटे कोण की स्लांट हाइट, बड़े कोण की स्लांट हाइट, करस्पॉन्डिंग लेंथ।
छोटे कोण की हाइट बड़े कोण की हाइट करस्पॉन्डिंग लेंथ, संगत भुजाएं। ठीक है भाई। भाई यार कैसे सड़े आदमी हो यार, तुम कहां से पैदा हो गए धरती पे बोझ एक नंबर के। इतनी सी बात समझाने में तुमने यार सर में दर्द कर दिया। इतनी सी बात समझने भाई, 10वीं क्लास के बालक इन चीजों का मजाक बनाए फिरते, 10वीं क्लास के बालक। और 10वीं क्लास के बालक से भी गए गुजरे हो यार, ये एक नंबर के राक्षस कहीं के। 10वीं क्लास के सिलेबस में भी ये चीज है। हद होती है किसी चीज की भाई। कैसे पता नहीं तुम लोग 10वीं पास कर लिए। ऐसे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, मैं यही समझाता रहूंगा। हर चित्र बना के आपको दिखा दिया, अलग अलग चित्र बना के दिखा दिया, एंगल बराबर करके दिखा दिए, हर चीज साफ साफ लिखी हुई है कि कौन सी चीज क्या है। छोटा बड़ा कोण लिख दिया, यूनिट लिख दी, सब लिख दिया। और क्या चाहते हो, खून निकाल के दे दूं पीने के लिए तुम्हें? एक एक बोतल भर के दे देता हूं, पी लेना सब। किडनी चाहिए कि फेफड़ा चाहिए बताओ, या कलेजा निकाल के दे दें? इतनी सी मैं बात बोली, बस अंधे की तरह बोर्ड पे देखते रहते हो, बहरों की तरह। सुना भी तो करो कि बोल क्या रहे हैं, सुना भी तो करो हम क्या बोल रहे हैं। कि भाई अगर आपके पास एक शंकु है, कोन को बेस के पैरेलल काटोगे तो एक छोटा कोन बन जाएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा बनता है उसे हम कहते हैं फ्रस्टम। जब ऐसे कट करोगे तो छोटे कोन की रेडियस स्मॉल आर, बड़े कोन की रेडियस कैपिटल आर, ये कहलाती है करस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं। ये छोटे कोन की हाइट स्मॉल एच, बड़े कोन की हाइट कैपिटल एच। छोटे कोन की स्लांट हाइट, ये बड़े कोन की स्लांट हाइट। यहां पे दो दो समकोण त्रिभुज बने, दोनों सिमिलर हैं, समरूप। समरूप, रूप समान। रूप समान का मतलब, रूप समान का मतलब जो इनकी रेडियस का रेशियो है वही इनकी हाइट का रेशियो, वो इनकी स्लांट हाइट का रेशियो बराबर होगा। छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ, चाहे वो रेडियस का रेशियो लो, चाहे हाइट का रेशियो लो, चाहे स्लांट हाइट का रेशियो लो, उसका स्क्वायर होगा। छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, चाहे आप रेडियस का रेशियो ले, चाहे हाइट का ले, चाहे स्लांट हाइट का ले, उसका क्यूब होगा। ठीक है भाई, इतनी सी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं अब। समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो भाड़ में जाओ, डूब मरो कहीं जाके। नेक्स्ट कंसेप्ट। बताओ यार, ऐसे ऐसे कैसे हम चीजों को पढ़ा पाएंगे टाइम से? 10वीं नहीं पढ़ी है तो भाई 10वीं का ट्यूशन भी लगा लो साथ के साथ। आप कोचिंग तो कर रहे हो सरकारी नौकरी की, साथ के साथ एक 10वीं क्लास का, 10वीं का नहीं 5वीं क्लास का ट्यूशन भी लगा लो छोटे छोटे बालकों के साथ, ठीक रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपके सामने कौन मैंने बनाया है, देखो ध्यान से सुनिएगा। केवल हर चीज को मैं लिख नहीं सकता बोर्ड पे, अगर हर चीज बोर्ड पे लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल बोलता हूं, आप उसको भी ध्यान से सुना करो कि मैं बोल क्या रहा हूं। आपके सामने कोन है, इस कोन में 3 कट लगाए गए इक्वल हाइट पे, 3 कट लगाए गए बराबर ऊंचाई पे, 3 कट्स ऑन इक्वल हाइट, ऑन इक्वल हाइट, बराबर ऊंचाई पर 3 कट लगाए गए हैं। सुनना मेरी बात को। आपके पास एक कोन है, इस कोन में 3 कट लगाए गए बराबर हाइट पे। तो एक कट ऐसे लगाया मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। एक कट ऐसे लगाया है हमने, ऐसे। एक कट स्टूडेंट हमने ऐसे लगाया है, ऐसे।
और एक कट ऐसे लगाया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, तीनों कट बराबर ऊंचाई पर लगाए गए, बराबर ऊंचाई पर। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। ये मैंने 3 कट लगाया, तो 3 कट लगाने से 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। मैं 4 पार्ट बना के भी दिखा देता हूं, 4 पार्ट बना के भी दिखा देता हूं, ध्यान सुनेगा। 4 पार्ट हो जाएंगे। एक तो सबसे ऊपर वाला छोटा कोण है ना, जब मैं ऐसे 3 कट लगाऊंगा तो 4 हिस्से हो जाएंगे। एक तो सबसे ऊपर आपको छोटा कोण दिखाई दे रहा है, एक सेकंड वाला हिस्सा, ये सेकंड वाला फ्रस्टम आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड वाला, ठीक है भाई। एक आपको दिखाई दे रहा है नीचे तीसरे वाला फ्रस्टम, ठीक है। ऐसे 4 पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट। और एक आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, एक आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है बड़ा वाला फ्रस्टम, दिखाई दिया बेटा। 4 हिस्से हो गए, सभी को दिखाई दिया कि नहीं। ये तीनों कट जो लगाए गए हैं कोण में, बराबर हाइट पर लगाए गए, बराबर ऊंचाई पर लगाए गए। ये बड़े कोण की हाइट है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। और ये बड़े कोण की जो है रेडियस है। तो आपके पास एक कोण है, आपने इसमें 3 कट लगाए हैं बराबर ऊंचाई पे, ठीक है जी, यस और नो। तो इस तरीके से 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स बन जाएंगे। क्लियर है। मैं जानना चाहता हूं कि इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम, इन चारों पार्ट्स, ये 4 टुकड़े हो गए, इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम यानी कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। अगर गहराई से ध्यान से देखो तो आपको यहां पे 4 कोण दिखाई दे रहे हैं, 4 शंकु भी दिखाई दे रहे हैं बेटे। ध्यान से देखो तो आपको यहां पे 4 कोण दिखाई दे रहे हैं। एक ये ऊपर वाला कोण, एक ये नीचे दूसरा वाला कोण, एक ये तीसरा वाला कोण, और एक सबसे बड़ा चौथा कोण। 4 कोण दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो ऊपर वाला कोण, एक ये रहा कोण, एक ये रहा कोण तीसरे नंबर का, एक ये रहा चौथे नंबर का। ये जो चारों कट लगाए गए भाई साहब, ये इक्वल हाइट पे लगाए। इक्वल हाइट का मतलब कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर यहां से यहां तक की हाइट 1 है, यहां से यहां तक की हाइट 1 है, तो बच्चों ये वाली हाइट भी 1 है, ये वाली हाइट भी यहां से यहां तक की 1 है, ये वाली हाइट भी यहां से यहां तक की 1 है। बोलो दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये हाइट 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। चारों कट बराबर हाइट पर लगाए गए हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। तो बच्चों ध्यान से सुनेगा भाई, अगर ध्यान से, अगर ये हाइट 1 है मेरे दोस्तों, 1 माना ये हाइट 1 है, तो फिर यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी। यहां से यहां तक की जवाब दो, यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, जवाब दीजिएगा। यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, जवाब दीजिएगा बच्चों, जवाब दो। तो आप कहोगे सर ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 + 1 2 आ गया। ये हाइट 2 हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 आ जाएगी। भाई माना ये हाइट 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, क्योंकि बराबर हाइट पे कट लगाए गए हैं। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 3 आ जाएगी। 1 + 1 + 1, यहां से यहां तक की हाइट 3 यूनिट आ जाएगी। भाई ये भी 1 हाइट है, ये भी 1 मान लिया मैंने, ये भी 1 मान लिया, ये भी 1 मान लिया। तो बताओ बच्चों ये कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 1 1 1, ये 4 आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। ये यहां से यहां तक की हाइट 4 आ जाएगी। किसी को कोई तकलीफ। आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों वैसे आपको यहां पे 4 4 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहां पे 4 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 4 राइट एंगल ट्राइंगल। आपको यहां पे 4 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। चारों ही राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट वही लगेगा कि सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो स्लांट हाइट हो, इक्वल होता है मेरे प्यारे भाई। अगर आप गौर से देखो तो आपको यहां पे 4 कोण दिखाई दे रहे हैं, 4 कोण। देखो 4 कोण इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ना। एक कोण ये है, मैं चलो बना के भी दिखा देता हूं। 4 कोण दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई। एक कोण तो ये हो गया पहला वाला, दिखाई दिया बच्चों, पहला वाला कोण। एक कोण आपको ये दिखाई दे रहा है दूसरा वाला, ये देखो दूसरा वाला कोण दिखाई दिया बच्चों। एक कोण आपको दिखाई दे रहा है बच्चों तीसरा वाला, ये वाला कोण दिखाई दिया स्टूडेंट्स, तीसरा वाला।
एक कोण आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये चौथा वाला कोण दिखाई दिया। आप बोलोगे हां जी सर, 4 कोण दिखाई दे रहे हैं, 4 कोण। अभी अभी मैंने समझाया कि अगर हम किसी भी कोण को बेस के पैरेलल कट करते हैं तो छोटा और बड़ा कोण बनते हैं बेस के पैरेलल, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो आंख बंद करके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो की पावर 3 कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो की पावर 2 कर दीजिए आंख बंद करके। आप बोलोगे हां जी सर, ये आपने अच्छे से समझाया है। भाई जब हमने यहां पे ऐसे कट करा है बच्चों, तो ऐसे 4 कोण दिखाई दे रहे हैं। इन चारों कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? इन चारों कोण के वॉल्यूम का रेशियो आएगा भाई, इसकी हाइट 1 है, इस वाले की हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट 4 है, तो इन चारों कोण के वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1 का क्यूब, रेशियो 2 का क्यूब, रेशियो 3 का क्यूब, रेशियो 4 का क्यूब। इन चारों कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो ये होगा मेरे दोस्तों, 1 क्यूब, रेशियो 2 क्यूब, रेशियो 3 क्यूब, रेशियो 4 क्यूब, यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर, यही आएगा। इन चारों कोण के, चारों शंकुओं के आयतनों का अनुपात यही होगा, 1 क्यूब, रेशियो 2 क्यूब, रेशियो 3 क्यूब, रेशियो 4 क्यूब। लेकिन इन चारों कोण का वॉल्यूम नहीं पूछा है मैंने पूछा ये जो 4 टुकड़े बने हैं बच्चे, 4 टुकड़े जो बने हैं, इन चारों टुकड़े के आयतन का अनुपात क्या होगा, इन चारों टुकड़े के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, यह पूछा है बच्चों हमने आपसे। तो सुनो, इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा, जवाब दो। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है कैसे आएगा? अगर मैं दूसरे कोण में से पहले कोण का वॉल्यूम घटा दूं, ये पूरा बड़ा कोण दिखाई दे रहा पूरा, अगर मैं इसमें से पहले वाला माइनस कर दूं, सेकंड कोण में से, सेकंड कोण है भाई, इसमें से पहले वाला माइनस कर दूं, माइनस, तो आ जाएगा इसका वॉल्यूम। आप बोलोगे हां जी सर, तो भाई इसका वॉल्यूम तो 1 का क्यूब ही है, 1 का क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका वॉल्यूम कैसे आएगा? इसका वॉल्यूम तो सेकंड में से पहले वाले कोण का आयतन घटाना पड़ेगा, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, समझ में आया? यस और नो जवाब दो, यस और नो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले कोण का वॉल्यूम कैसे आएगा, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा, जवाब दो इस वाले का। तो ये कैसे आएगा भाई साहब? अगर मैं तीसरे शंकु में से दूसरे शंकु का आयतन घटा दूं तो तीसरे वाले का आयतन आ जाएगा, तीसरे शंकु में से दूसरे का आयतन घटा दूं तो आ जाएगा, यानी कि तीसरे पार्ट का वॉल्यूम होगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर, समझ में आ रही है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथे पार्ट का आयतन कैसा आएगा, इस चौथे पार्ट का, तो आप कहोगे सर पूरे बड़े वाले कोण में से तीसरे नंबर के कोण को माइनस कर दो, बड़े वाले कोण के वॉल्यूम में से तीसरे वाले कोण के वॉल्यूम को माइनस कर दो, बड़े वाले में से तीसरे वाले कोण के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, यही आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? यहां तो मैंने फिर भी 3 कट लगाए, हो सकता है 4 कट लगा दे, 5 कट लगा दे और कट लगा दे, तो आगे भी यही प्रोसेस चलता जाएगा। बच्चों क्या आपने यहां पे कोई पैटर्न देखा? क्या आपने यहां पर कोई पैटर्न देखा? अब जिसके नहीं समझ में आया उसको नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है भाई। कि पहले है 1 क्यूब, एक पैटर्न, एक सीरीज चल रही है, पहले यहां पे 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब में से 1 क्यूब घटाया, है ना, पहले 1 का क्यूब, फिर 2 क्यूब में से 1 क्यूब घटाया, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 क्यूब में से 2 क्यूब घटाया, फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 क्यूब में से 3 का क्यूब घटाया, मतलब हर नंबर में से पिछले वाले नंबर का क्यूब घटाते जा रहे हैं। 1 क्यूब, 1 क्यूब में से 2 का क्यूब घटाया, 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब में से 1 का क्यूब घटाया, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब, फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 क्यूब में से 3 का क्यूब। अगर आगे भी कट लगाए जाए तो आगे क्या क्या आएगा?
4 के बाद 5 आता है तो 5 क्यूब में से 4 क्यूब घटाएंगे, फिर 5 के बाद 6 आता है, 6 क्यूब में से 5 क्यूब घटाएंगे, तो आगे भी यही पैटर्न चलता जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, मैंने 3 कट लगाए, हो सकता है 4 कट लगा दे, 5 लगा दे, 10 लगा दे, कितने भी लगा सकता है। ठीक है बेटा, तो पैटर्न ऑब्जर्व करना है। पहले 1 का क्यूब, 1 के बाद 2 आता है, 2 क्यूब में से 1 का क्यूब घटाओ, फिर 2 के बाद 3, 3 में से 2 का क्यूब घटाओ, फिर 4 का क्यूब, 4 में से 3 का क्यूब घटाओ, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1 का क्यूब 1 रेशियो, 8 में से 1 घटाएंगे 7 रेशियो, 3 का क्यूब 27, 27 में से 2 का क्यूब 8 घटाएंगे 19 रेशियो, 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 का क्यूब 27 घटाएंगे 37। तो इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो आएगा, इन चारों पार्ट्स के आयतनों का अनुपात आएगा। समझ में आया? एक सीरीज बन गई मेरे प्यारे बच्चे। तो इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1:7:19:37। 1:7:19:37। समझ में आया? ये प्रॉपर कंसेप्ट है कि अगर किसी भी कोण में बेस के पैरेलल कट लगाए जाते हैं इक्वल हाइट पे, आधार के समांतर कट लगाए बराबर ऊंचाई पे, इक्वल हाइट पे कट लगेंगे तो ये कंसेप्ट होगा। अगर इक्वल हाइट पे कट नहीं लगाओगे तो कुछ और होगा कंसेप्ट। अगर मैं, ये तो मैंने बता दिया वॉल्यूम के बारे में, ठीक ऐसे ही, मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ऐसे ही अगर मैं इन 4 पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना चाहूं, अगर मैं इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना चाहूं, कर्व सरफेस एरिया के इन चारों पार्ट्स के, तो आप हमें बताओ कि इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। कुछ भी फर्क नहीं आएगा मेरे दोस्तों, बस फर्क कितना आएगा कि वॉल्यूम में लिखते हैं रेशियो की पावर 3, जबकि कर्व सरफेस एरिया में लिखते हैं रेशियो की पावर 2, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो की पावर 2, कि एरिया नापते हैं पावर 2 में, वॉल्यूम नापते हैं पावर 3 में। ये बात भी अगर आप समझ लो तो कल्याण हो जाए। पता नहीं, ये बात मैं 100 बार कह चुका हूं कि दिमाग लगाना ही नहीं होता। वॉल्यूम नापते हैं आंख बंद करके पावर 3 कर दो, एरिया नापते हैं आंख बंद करके पावर 2 कर दो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो भाई अगर इन चारों पार्ट्स के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा होता तो इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा? बिल्कुल सेम यही आएगा, बस पावर 3 की जगह क्या होगी दोस्त? पावर 2 होगी, और तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना? तो यानी कि पहले कोण का कर्व सरफेस एरिया 1 का स्क्वायर रेशियो, दूसरे कोण का कर्व सरफेस एरिया 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तीसरे कोण का आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, चौथे कोण का आएगा भी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ऐसे ही अगर आगे कट करते तो आगे भी यही पैटर्न चलता रहता। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हाँ, कंसेप्ट किंग वाली बुक में सब कुछ दिया हुआ है। ये 1 का स्क्वायर 1 रेशियो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 रेशियो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 रेशियो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7, 1:3:5:7, ये इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आएगा। बिल्कुल सही अमन, आपके ही डाउट पे आ रहा हूं। ये कर्व सरफेस एरिया का रेशियो है आदित्य, एक्चुअल नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, मुझे लगता है सभी बालकों को बात समझ में आई। तो पैटर्न बन गया, पहले में 1 स्क्वायर, दूसरे में 2 आता है, 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटाओ, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 में से 2 स्क्वायर घटाओ, फिर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। यही पैटर्न चलता रहेगा। ये इनका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम सही है, एकदम खतरनाक है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर अगर इन चारों पार्ट्स के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो भाई टोटल सरफेस एरिया का रेशियो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ज्ञात नहीं कर सकते। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ज्ञात नहीं कर सकते। आप कहोगे सर ऐसा, इसलिए टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। रेशियो हमेशा कर्व सरफेस एरिया का पूछा जाएगा।
इसलिए पेपर में केवल वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का पूछा ही नहीं जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, लेंथ की, रेडियस की, हाइट की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो टोटल शब्द में क्या आता है? टोटल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण। अब जैसे कोन है, अगर कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम ले रहे हैं रेशियो, तो कर्व सरफेस एरिया में इसका एरिया ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो इसके कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड करना होगा। ऊपर वाले की रेडियस अलग है, नीचे वाले की रेडियस अलग है। रेडियस में ऊपर वाले की रेडियस अलग है, नीचे की रेडियस अलग है, और मुझे पता ही नहीं रेडियस की लंबाई क्या है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? इसलिए इस सवाल में टोटल सरफेस, ऊपर वाले हिस्से की रेडियस अलग है, नीचे की रेडियस अलग है, हर किसी में रेडियस अलग अलग चल रही है, तो इसलिए यहां पे टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा जाएगा, वो बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको फिर हर एक का अलग अलग टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, अलग अलग, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो नहीं पूछा जाएगा। केवल वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा। ठीक है जी, चलिए। हाँ, वैसे आपके मन में आएगा सर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे फ्रस्टम का, मैं वो भी समझा देता हूं। सबसे पहले ये दोनों सवाल देखो, दोनों ही मेंस के पेपर के पूछे गए हैं। सवाल नंबर 40 करके बता दो सवाल। अब देखो ये एग्जैक्ट लैंग्वेज पेपर में आई थी। ए कोन इज कट इनटू 4 पार्ट्स बाय 3 कट्स पैरेलल टू बेस एट इक्वल हाइट। एक शंकु इसके आधार पर रखा हुआ है, इसके आधार के समांतर 3 बार काटकर बराबर ऊंचाई वाले 4 भागों में बांटा गया। बराबर ऊंचाई के 4 भागों में बांटा गया है आधार के समांतर कट करके। इन चारों भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? चारों भागों के वॉल्यूम का रेशियो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया आपको कंसेप्ट, तो कंसेप्ट को ही सवाल बना के पूछा जाता है। जो मैंने कंसेप्ट समझा है वही सवाल बना के पूछा जाता है। 1:7:19:37 अभी बताया ना। ये देखो, एक कोन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, कोन आधार पर रखा हुआ है। इसको आधार के समांतर 4 कट लगाए जाते हैं। यहां पे 3 नहीं बेटा, 4 कट लगाएं। 4 कट लगाओगे तो 5 हिस्से हो जाएंगे, 5 भाग। इन 5 भागों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो 5 भागों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो होगा पहला ऑप्शन, ये ऑड नंबर की सीरीज आएगी, ऑड नंबर की सीरीज 1:3:5:7:9 पहला ऑप्शन आएगा। 1:3:5:7:9 समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझा, इन्हीं कंसेप्ट पे सवाल पूछा जाता है। अब आगे चलेंगे, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फ्रस्टम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम, ठीक है ना? आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर फ्रस्टम का एरिया फेरिया कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, जब भी हम कोन को बीच में से काटते हैं, फ्रस्टम या हिंदी में कहते हैं छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम बनता कैसे? कोन को बीच में से काट देते हैं, फ्रस्टम बन जाता है। जी बच्चों, ये है फ्रस्टम मेरे प्यारे भी, दिखाई स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो फ्रस्टम है क्या? कोन को बीच में से काट देते हैं, फ्रस्टम बन जाता है। ठीक है ना? तो फ्रस्टम के 2 बेस होते हैं, ये ऊपर वाला सर्कल है, एक नीचे वाला सर्कल है। ठीक है ना? तो ऊपर वाले सर्कल की जो है रेडियस को मैंने मान लिया
स्मॉल आर, ऊपर वाले की रेडियस को स्मॉल आर मान लिया, नीचे वाले की जो रेडियस है इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, कैपिटल आर, ये मान लिया कैपिटल आर। फ्रस्टम के दो बेस होते, दोनों सर्कल, दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, दोनों छोटे बड़े होंगे। इन दोनों सर्कल के बीच की जो दूरी है, दोनों सर्कल के जो बीच की दूरी है, ये कहलाते फ्रस्टम की हाइट या फिर ऊंचाई। ये फ्रस्टम की हाइट या ऊंचाई कहलाती है। आप बोलोगे हां जी सर। नेक्स्ट, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है ये फ्रस्टम की एल यानी कि स्लांट हाइट कहलाती है। ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, एल से इसको डिनोट करते हैं, एल से। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये फ्रस्टम के दोनों सर्कुलर बेसिस के बीच की दूरी फ्रस्टम की हाइट ऊंचाई है। ये फ्रस्टम के टॉप की रेडियस स्मॉल आर, बॉटम की रेडियस कैपिटल आर। ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां एक रिलेशन भी है बच्चों। अगर आप यहां से सीधा सीधा एक परपेंडिकुलर डाल दो, एक लंब डाल दो, यहां से सीधा 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 एक परपेंडिकुलर डाल दो 90 डिग्री का मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का। अगर ये स्मॉल एच है तो ये भी स्मॉल एच होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। ये स्मॉल आर है तो यहां से यहां तक की दूरी भी स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ सर यहां से यहां तक का स्मॉल आर होगा। क्लियर है भाई? कोन के बेस की रेडियस है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है तो कितना होगा यहां से यहां तक, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये परपेंडिकुलर, तो आप जानते हैं कि ये जो है हाइट एच के बराबर ही होगा। ये स्मॉल एच है, ये भी स्मॉल एच है, ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगा। ये पूरी रेडियस कैपिटल आर है भाई। भाई यहां से यहां तक की जो नीचे के बेस की रेडियस है कैपिटल आर है, तो कितना बचेगा, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री के सामने स्मॉल एल है, ये एच है, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यहां पर कोन की जो स्लांट हाइट होगी, कोन की स्लांट हाइट एल बराबर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो अगर आपको कोन की स्लांट हाइट निकालनी है मेरे दोस्तों तो ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। एल बराबर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे हैं। नेक्स्ट, अगर इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। व्हाट द मीन बाई कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है? ये जो सरफेस आप टच कर सकते हो ना, ये वाला, मतलब ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है ना बॉटम का, केवल ये जो साइड का जो सरफेस आप टच कर सकते हो इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कोन के कर्व सरफेस एरिया, सॉरी फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का कंसेप्ट है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। ये है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, ठीक है ना। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, जिसको प्रूफ करना हो वो इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा के कोण पूरा करो, फिर सिमिलरिटी लगाओ, अपने आप कर लोगे। जिसमें बुद्धि होगी वो अपने आप कर लेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, अगर मुझे बच्चों इस कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस फ्रस्टम का, सॉरी बार बार कौन बोल रहा हूं, फ्रस्टम का, तो फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम? ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसमें फ्रस्टम के ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल प्लस, अब ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे। तो पाई, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, पाई
स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। प्रूफ होता है कि इसको यहां पे आगे बढ़ा के कोण बन जाएगा पूरा, फिर सिमिलरिटी लगाओ, सिमिलरिटी बड़े कोण में से छोटे कोण का माइनस करो, अपने आप आ जाएगा। इट विल टेक टाइम, ठीक है भाई। चलो, तो ये मेरे दोस्तों कर सरफेस एरिया हो गया फर्स्ट टर्म का, ये फर्स्ट टर्म का टोटल सरफेस एरिया हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब अगर मैं इस फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम या आयतन निकालूं तो जवाब दो, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई। बहुत सारे बच्चों को अजीब सा लगेगा पर यही है बेटे, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू हाइट एच। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों फर्स्ट टर्म के लिए। वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर एच। ये फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। कर्व सरफेस एरिया पाई, स्मॉल आर ऊपर वाले बेस की रेडियस, कैपिटल आर नीचे वाले बेस की रेडियस। नहीं, हाइट से निकालो चाहे रेडियस से निकालो चाहे स्लैंट हाइट से निकालो, एक ही मेरे दोस्तों रिजल्ट आएगा। टोटल सरफेस एरिया मीनू कुछ नहीं, क्या ये कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया में ऊपर नीचे के सर्कल के एरिया को ऐड कर दिया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सब 10वीं क्लास में था, सब 10वीं क्लास में था ये सारा चीज। ठीक है भाई। ओके, चलिए, और आज की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। बाय।